Hello students, I am Rita Tripathi, PGT Economics from केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर। आज हम लोग क्लास 12 का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें आपको बता चुके हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड अदर टर्म्स यूज इन दैट टॉपिक। आज इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। Now what is nominal GDP? Nominal GDP refers to GDP measured at current prices or the prevailing prices. Again, nominal GDP, it refers to the GDP measured at current prices or prevailing prices. और हमको पहले से ही पता है GDP है क्या? Value of final goods and services produced within the domestic territory of a country ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी प्रिवेलिंग प्राइस पर या करंट प्राइसेस पर जो वैल्यू आती है दैट इज नॉमिनल जीडीपी। इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। नाउ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। जैसा कि आप 11th में बेस ईयर पढ़ चुके हैं। बेस ईयर इज द रेफरेंस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कंपेयर द चेंजेस इन करंट ईयर। अब सपोज एंड रियल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब इसमें एक एग्जांपल से हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा नॉमिनल जीडीपी P into Q एंड रियल जीडीपी PV into Q। Here P refers to current prices or prevailing prices, PV refers to base year prices of the commodities and Q refers the output or quantity produced. Let me take an example. Suppose economy में दो आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं A and B और A आइटम इसका आउटपुट करंट ईयर में और बेस ईयर दोनों में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, जबकि बी आइटम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है। करंट ईयर में इसके प्राइसेस हैं ए आइटम का 20 रुपीस पर यूनिट और बी आइटम का 10 रुपीस पर यूनिट, जबकि बेस ईयर में ए आइटम के प्राइसेस थे 10 रुपीस पर यूनिट और बी के थे 5 रुपीस पर यूनिट। अब अगर हमें रियल और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो रियल जीडीपी इज सिग्मा क्यू इनटू पीवी, यानी जितने आइटम्स हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग प्राइसेस जो बेस ईयर में थे उनको मल्टीप्लाई करके हमने सम टोटल निकाला तो रियल जीडीपी मिल जाता है। जैसे यहाँ पर दो आइटम्स ए एंड बी हैं, ए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, प्राइसेस थे 10 रुपीस पर यूनिट तो 1000 रुपीस एंड बी आइटम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ और प्राइसेस है 5 रुपीस पर यूनिट, यानी टोटल प्रोडक्शन है 1000 रुपीस। और इनको अगर हमने सम टोटल निकाला तो रियल जीडीपी है 2000। इसी तरीके से नॉमिनल जीडीपी हमने कैलकुलेट किया सिग्मा क्यू इनटू पी से, और यहाँ पी है करंट प्राइसेस। 100 यूनिट्स का प्राइस 20 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से ए आइटम की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2000, जबकि बी आइटम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 10 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से इसकी टोटल वैल्यू है 2000। और इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो नॉमिनल जीडीपी हमारा 4000 का है। अब बच्चों में ध्यान से देखना है, आउटपुट 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स, नो चेंज इन आउटपुट, नो चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, बट प्राइसेस चेंज होने के कारण आप देखेंगे नॉमिनल जीडीपी 4000 है जबकि रियल जीडीपी 2000 है। यहाँ पर इसको हम चेंज करके भी देख सकते हैं कि अगर आउटपुट हमारा Q सपोज A या B में से कोई चेंज हो जाए और मान लीजिए ये भी हमारा घट करके 100 यूनिट्स हो जाए करंट ईयर में, तो हमारा टोटल आप देखिए चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 3000।
आपकी भी आप ध्यान से देखिए, रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी ज्यादा है, लेकिन आउटपुट देखिए आपका घट गया है। बी जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, पहले 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि ए कमोडिटीज सेम है। तो दोनों ही तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जो हम मेजर करते हैं उसमें किस तरीके से डिफरेंस आता है। यानी जो बेस ईयर के प्राइसेस है, जिन्हें हम कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं, उस पर जो हम जीडीपी मेजर करते हैं वो जीडीपी हमारी बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आपने देखा इट मे इंक्रीज इवन देयर इज नो इंक्रीज इन आउटपुट, आपका था 100 and 200 यूनिट, और इट मे इंक्रीज इवन द आउटपुट decreases. It increases only due to rise in price. So it is not the better indicator of welfare. ये भी सही जीडीपी नहीं बता रहा है कि जीडीपी कितना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में हुआ है। यहाँ हमने देखा कि बेस ईयर और करंट ईयर में जब हमने डिफरेंस देखा तो बेस ईयर में सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और वही क्वांटिटी जब करंट ईयर में प्रोड्यूस हुई तो जीडीपी हमने पहले देखा कि 2000 से बढ़कर 4000 हो गया था, और दूसरा एग्जांपल जब मैंने चेंज किया तो ये 2000 से बढ़कर 3000 हो गया है, जबकि आउटपुट डिक्रीज हुआ है। तो इसमें बच्चों एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। व्हेन जीडीपी मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी, इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। When GDP measured at base year prices or constant prices, it is known as real GDP, or we can say GDP at constant prices. Second point बच्चों जरूर देना कि nominal GDP may rise even when there is no change in output or output fall. It rises due to price rise only in some cases, not forever. While real GDP increases when output increases. मान लीजिए इसको हमें मेजर करना है बेस ईयर प्राइसेस पर, तो बेस ईयर प्राइसेस पर ये 2000 से ज्यादा तभी होगा जब इनमें से किसी एक का आउटपुट इंक्रीज होगा। एंड थर्ड पॉइंट डिफरेंस का जरूर लीजिएगा कि रियल जीडीपी इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, व्हाइल नॉमिनल जीडीपी इज नॉट a good indicator or better indicator of welfare. और क्यों है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जीडीपी से है पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं, और जीडीपी एक्चुअल में नहीं बढ़ा, सिर्फ प्राइस राइज के कारण बढ़ा है। तो क्या हम इसको जो है बेटर इंडिकेटर मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो एक तो ये हुआ बच्चों। अब दूसरी चीज, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन nominal GDP and real GDP, and it is calculated by the formula GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP into 100. इसी GDP deflator को हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, इंडेक्स नंबर में बहुत सारी चीजें। इसमें जब भी बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप देखेंगे इन 3 में से कोई 2 आइटम आपको दिए होते हैं, तीसरा आइटम आपको कैलकुलेट करना होगा। 3 में से कोई 2 आइटम दिए होंगे, तीसरा आपको कैलकुलेट करना होगा। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको नॉमिनल जीडीपी दिया है 400, रियल जीडीपी दिया है 200 और इनटू 100, तो आप आराम से निकाल सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर आपका 200 निकल आएगा। ठीक है बच्चों, इसको हमने डिवाइड किया और ये हमारा 200 आ गया। इसी तरीके से अगर हमें प्राइस इंडेक्स दिया है, नॉमिनल जीडीपी दिया है, तो हम रियल जीडीपी निकाल सकते हैं, या फिर प्राइस इंडेक्स दिया है, रियल जीडीपी दिया है, हम नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का। ओके बच्चों, अब दूसरी चीज आपकी आती है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, हम बात कर रहे हैं जीडीपी की,
value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year. और जनरल उसमें हम लोग समझते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो कंट्री का वेलफेयर जरूर बढ़ रहा होता है, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता है। एक जनरल तो मानते हैं कि हाँ जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वेलफेयर बढ़ेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं जीडीपी की एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो एक एक हम लोग लिमिटेशन पढ़ लेते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। सपोज इनकम बहुत, जीडीपी बढ़ गया, काफी बढ़ा, लेकिन रिच और रिच होते चले जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होता जा रहा है। उस समय क्या होगा बच्चों, क्या वेलफेयर बढ़ेगा? गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए, और जीडीपी का मेजर शेयर कुछ परसेंट लोग ले जाएं और एक बड़ा परसेंटेज ऐसा हो जो जीडीपी के शेयर उसके पास बहुत कम शेयर जा रहा है, तो अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? क्या वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी का? क्योंकि जब वेलफेयर की बात करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जितना इररेगुलर होगा, जितना अनइक्वल होगा, वेलफेयर उतना कम होगा। यानी यहाँ पर जीडीपी की एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर एक लिमिटेशन है कि वो सही मेजर नहीं कर पा रहा है वेलफेयर को। ओके, वेलफेयर वेलबींग कि लोग भी तो खुशहाल रहें, जीडीपी बढ़ रहा है, लोग भी खुशहाल रहें। सेकेंड इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ इनकम। जो जीडीपी है उसमें क्या है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ऑल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स भी है, कैपिटल गुड्स भी है, वॉर गुड्स भी आ रही हैं आपकी। अब हमने ढेरों वॉर गुड्स तो बना ली, लेकिन हमारे कंट्री में कंज्यूमर गुड्स की दिक्कत हो और जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रहा हो, क्या हम इसे मानेंगे कि हाँ वेलफेयर हो रहा है इकोनॉमी में? लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वो मिल नहीं पा रही हैं, जीडीपी हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वॉर गुड्स इन्हें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेच करके खूब जीडीपी बढ़ा रहे हैं, बट लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। कंपोजिशन में एक चीज हम लोग और ले सकते हैं कि कुछ चीजें जो जीडीपी में शामिल होती हैं वो वेलफेयर को रिड्यूस भी करती हैं। जैसे लिकर बड़ा अच्छा एग्जांपल है। लिकर के मामले में आप देखेंगे जीडीपी का एक बड़ा शेयर है लिकर का, लेकिन क्या लिकर वेलफेयर को बढ़ा रहा है? गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ रही है, उसके पास टैक्सेस बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं क्या उनका वेलफेयर बढ़ रहा है? कभी उनकी फैमिलीज पर जाकर बच्चों आप देखेंगे या आपके आस पड़ोस में या आपके जानने वालों में कहीं ऐसा हो, बहुत सारी फैमिलीज में डिस्प्यूट का मेन कारण है कि उनके घर में कुछ लोग अगर अल्कोहलिक हो गए और लेकर का कंजम्पशन करते हैं तो कई बार बच्चों की जरूरत नहीं पूरी करते हैं, वो बच्चों पर फीस जमा होनी, वो नहीं लेकर का कंजम्पशन करेंगे। जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या वेलफेयर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मार्केट एक्सचेंजेस। नॉन मार्केट एक्सचेंजेस वो एक्सचेंजेस जिनको हम मार्केट वैल्यू नहीं बता सकते, जिनका मार्केट में एक्सचेंज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेड लगी है और उसने खाना बनाने का काम कर रही है, उसको आप पैसा देते हैं, उसका तो पता है कि मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, लेकिन आपकी माँ जब खाना बनाती है तो क्या उसे हम मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, जबकि वो वेलफेयर को बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में एक्सचेंज नहीं हो रही हैं, इसलिए जीडीपी में शामिल नहीं है। जीडीपी में सिर्फ वही शामिल है जिनका मार्केट में एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन वो वेलफेयर को बढ़ाने वाली होती हैं। तो जो नॉन मार्केट एक्सचेंजेस हैं वो आपके जीडीपी के में शामिल नहीं है, लेकिन वेलफेयर को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है जीडीपी की कि उसने नॉन मार्केट एक्सचेंजेस तो शामिल ही नहीं किए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज, मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाई,
उसके कुछ गुड या बैड इम्पैक्ट भी हो सकते हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, जिसके अगेंस्ट कोई प्राइस या पेनल्टी नहीं मिलती हो। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज फॉर विच नो प्राइस और पेनल्टी इज पेड, बट इसका हमारे ऊपर, सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? ये दो तरीके से इम्पैक्ट आते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, हमने अपनी फैक्ट्री लगा ली, खूब पॉल्यूशन कर रहे हैं, केमिकल जमीन में डाल रहे हैं और धुआं हमारा सारा एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। इसका क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट? क्या हम उसकी कोई पेनल्टी ले रहे? नहीं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही सोसाइटी पर, उसके वेलफेयर को कम कर रही है। लेकिन अगर हमने उसके अपोजिट दूसरा एक ऐसा काम किया, मान लीजिए हमने एक बड़ा बगीचा लगाया प्रोडक्शन में, और बगीचा लगाने के बाद फ्रूट्स का बगीचा लगा लिया और फ्लावर्स का भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका कमर्शियल बेसिस पर होता है। उससे क्या होगा? आसपास का एटमॉस्फेयर बढ़िया हो जाएगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या सोसाइटी कोई प्राइस पे करती है? नहीं पे करती है। यानी कि उस तरीके की सारी जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जो इम्पैक्ट डाल रही है सोसाइटी पर, गुड और बैड इम्पैक्ट, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई प्राइस या पेनल्टी पे नहीं कर रही हैं, वो कहलाती हैं एक्सटर्नलिटीज। इसमें एक्सटर्नलिटीज आपसे अलग से 3 मार्क्स का काफी आता है, या आपसे लिमिटेशंस पूछ लिए और किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है। कुछ और बहुत सारे हैं पॉइंट्स, जैसे हम लेजर की भी बात करते हैं कि हमने वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ा दिए, उसका हमेशा सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि अगर अनरेस्ट की मुद्रा में निर्भर होगा तो भी जो है जीडीपी तो बढ़ जाएगा बट वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तो इसको भी हम एक लिमिटेशन के रूप में रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सभी जगह वर्किंग आवर्स एक लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना पड़े, अदरवाइज नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज के लिए इतना। स्टूडेंट्स थैंक यू। नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम लोग और मेजरमेंट ऑफ नेशन का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।